नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रश। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन राज्यों में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई। लिहाजा हमारा ये नया शो और खास शो आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्शन रश, जिसमें हम आपको बताएंगे चुनावी राज्यों में चल रही रैलियां, राजनीतिक वायदों और हर पार्टी के नेताओं के बीच में वार पलटवार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी की चुनावी खबरों के बारे में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। यूपी सीएम योगी करीब 1:30 बजे जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी सीएम के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जौनपुर के बाद शाम करीब 4 बजे यूपी सीएम वाराणसी पहुंचेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम योगी का रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने का भी कार्यक्रम है। यूपी के बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना भस्मासुर से की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भस्मासुर से कम नहीं होते। जो जनता उसे जीतती है उसे ही भस्म करने यानी लूटने में लग जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे की अगले महीने दिसंबर में आधारशिला रखी जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 86% जमीन खरीदी जा चुकी है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में 36,000 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा, जिस पर अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यूपी के अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव न जिन्ना जिता पाएंगे, न अतीक अहमद, न आजम खान और न ही अंसारी। बीजेपी को जनता जिता रही है और फिर से जनता ही जिताएगी। बीजेपी को 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने श्रावस्ती में मंडली चुनाव संचालन समिति की बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव आते ही अखिलेश यादव को जिन्ना और ओवैसी को दंगा याद आने लगा है। ये लोग यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगी और जिला विकास एवं समन्वय अनुसरण समिति यानी दिशा की बैठक में शामिल होंगी। लगभग 1.5 दशक बाद पहली बार कोई बीजेपी सांसद दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जुलाई में दिशा का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले तक सोनिया गांधी ही दिशा की अध्यक्ष थी और उन्हीं की अगुवाई में दिशा की बैठक होती थी। करीब 3.5 साल बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई जाएंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ महाराजा सलही सिंह अर्कवंशी के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर हरदोई के संडीला में संयुक्त रूप से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की संयुक्त जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जनसभा में भारी भीड़ जुटने का दावा किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दलितों को अपने साथ लाने की कवायद में लगे हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी के अधिकतर दलित नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर के साथ मंच साझा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 में डॉक्टर लोहिया और भीमराव अम्बेडकर का साथ काम करने का सपना पूरा करेगी।
यूपी में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद सियासत शुरू हो गई है। बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने जेवर एयरपोर्ट का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता जेवर एयरपोर्ट की साइट पर पहुंचे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गंगाजल छिड़क कर योगी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान किए गए बीजेपी के दावों को भी गलत बताया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के महोबा में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। रैली का आयोजन महोबा के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में होगा। प्रियंका गांधी का पहले 23 नवंबर को महोबा में रैली करने का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली के जरिए बुंदेलखंड में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में जुटी है। और यूपी के बाद अब आपको उत्तराखंड की चुनावी खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अपने उत्तराखंड दौरे पर 4 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की जनसभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए उत्तराखंड बीजेपी पीएम मोदी की इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित है। उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी राज्य के लोगों को तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने हरिद्वार में हर की पैड़ी से तीर्थ यात्रा गारंटी योजना की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तीर्थ यात्रा योजना को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में फिर से बदलाव हो सकता है। पुष्कर धामी सरकार अब 9 से 10 दिसंबर को देहरादून में ही शीतकालीन सत्र कराने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरी बार होगा जब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन सत्र की तारीख में बदलाव करेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र कराए जाने के संकेत दिए हैं। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा सत्र की तारीख बार बार बढ़ रही है। सत्र की तारीखों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि उनके प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी सरकार बार बार सत्र की तारीख बढ़ा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहले 29 नवंबर को होना था और कांग्रेस ने सत्र से पहले गैरसैंण में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। कांग्रेस का कहना है कि जब भी विधानसभा का सत्र होगा, पार्टी जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बागेश्वर दौरे के दौरान सीएम धामी मां भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम धामी करीब 3:30 बजे बागेश्वर से पंतनगर के लिए रवाना होंगे और पंतनगर से सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात 10:30 बजे दिल्ली से वापस देहरादून रवाना होंगे। तो उत्तराखंड की चुनावी खबरें आपने देखी और उत्तराखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब। पंजाब में क्या क्या कुछ राजनीतिक हलचल हो रहे हैं, वहां के राजनीतिक मैदान में क्या चल रहा है, दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब जाएंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। पंजाब के एक दिन के दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल मोहाली में धरने पर बैठे शिक्षकों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मोहाली में शिक्षक कई महीनों से पंजाब स्कूली शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार में सियासत जारी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से शिक्षा मॉडल के बीच तुलना के लिए स्कूलों की सूची मांगी है। मनीष सिसोदिया ने परगट सिंह से उन 250 सरकारी स्कूलों की सूची पेश करने को कहा है जिनमें 5 साल में सुधार हुआ है। बता दें कि सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तुलना करने पर परगट सिंह को चुनौती दी थी, जिसे पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने स्वीकार किया था।
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में सीएम चन्नी और सिद्धू की लड़ाई ने सारे कानून तोड़े। सुखबीर सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सीएम चन्नी इस काबिल भी नहीं है कि डीसी और डीजीपी की नियुक्ति खुद कर सकें। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए उन्हें हताश बताया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में सीएम चन्नी और सिद्धू की लड़ाई ने सारे कानून तोड़े। सुखबीर सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सीएम चन्नी इस काबिल भी नहीं है कि डीसी और डीजीपी की नियुक्ति खुद कर सकें। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए उन्हें हताश बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता हरीश चौधरी पर निशाना साधा है। अमरिंदर ने हरीश चौधरी पर मौजूदा मुख्यमंत्री को रबड़ स्टैंप बनाने का आरोप लगाया है। अमरिंदर ने कहा कि राजस्थान में मंत्री पद से बर्खास्त विधायक के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बता दें कि हरीश चौधरी को हाल ही में पंजाब मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया था और उन्होंने राजस्थान के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो पंजाब के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक हलचल की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में कमियों को दूर करने को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व की तारीफ की और हिमाचल में बीजेपी संगठन के काम को भी सराहा। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि संगठन में कई काम तेजी से किए गए हैं। बीजेपी जल्द ही सरकार की योजनाओं से लाभार्थियों का सम्मेलन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कृपाल परमार ने बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना से बातचीत के बाद कृपाल परमार ने इस्तीफा वापस लिया। कृपाल परमार प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी शामिल हुए। बता दें कि कृपाल परमार ने फतेहपुर उपचुनाव में टिकट न मिलने और संगठन और सरकार के कई नेताओं पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। हिमाचल में करीब 5 साल बाद जेसीसी की बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर के सत्ता संभालने के बाद हिमाचल सरकार पहली बार जेसीसी की बैठक करेगी, जिसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में सरकार राज्य के करीब 2.25 लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाने की कोशिश करेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.